हेलो एवरीवन। आज सद्गुरु रैदास के जीवन चिंतन और विचारधारा के संदर्भ के तीसरी भाग के रूप में आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सद्गुरु रैदास और कबीर की जो जोड़ी थी, जो परंपरा थी, आजीवक परंपरा, वो प्राचीन धर्म दर्शन के इतिहास में स्वतंत्र परंपरा थी और ही बहुत ही बेजोड़ परंपरा थी। वह श्रमशील जातियों की परंपरा थी। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य से पृथक और स्वतंत्र परंपरा थी। इधर मैंने बताया है कि ब्राह्मणों द्वारा और रजनीश द्वारा सद्गुरु रैदास को विकृत करने की, उनकी विचारधाराओं को गलत नज़रिए से पेश करने की जो परंपरा है, उससे हमारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इस कड़ी में हमारे अध्ययन में जो तीसरा पहलू सामने आया है, वह द्विज जाति के नहीं है, बल्कि पिछड़ी जाति के प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। वह दुनिया के हर वस्तु, पत्थर, चीज को बुद्ध की से जोड़ देते हैं। वह तथ्य, संदर्भ और इतिहास के संदर्भों का सहारा भी नहीं लेते हैं। प्रक्षिप्त और किंवदंती की वह एक नजरिए से आलोचना भी करते हैं, लेकिन दूसरे नजरिए से वह उन्हीं का पालन भी करते हैं। वह छिपाए रैदास बाहर आए नाम से एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, जिसमें सद्गुरु रैदास को बुद्ध से जोड़ने की वो कोशिश किए हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। अनंत दास की परचई से वो परचई का संदर्भ देके वह एक दो लाइन की अपने ही मन से गढ़ के पद भी दिए हैं, जिसमें सद्गुरु रैदास के माता पिता को शाक्त से जोड़ दिए हैं। शाक्त, आप लोग जानते हैं कि तंत्रयायन यानी एक जटिल साधना है, जिसमें विकृत यौन साधनाओं के संदर्भ में जाना जाता है। बौद्धों की बिगड़ी हुई शाखा थी। जबकि हम आगे इसका और जिक्र करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं सद्गुरु रैदास की विचारधारा। दुनिया के इतिहास का यदि अध्ययन करें, उसकी समाज व्यवस्थाओं का अध्ययन करें, तो पाश्चात्य दर्शन में लोकतंत्र, उसकी अवधारणा के तत्व निकल के सामने आते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान शास्त्र की परंपरा में हम आते हैं जब, तो सद्गुरु रैदास अपनी कौम के साथ, अपनी आजीवक कौम और श्रमशील जातियों की वैचारिक और दार्शनिक चेतना का नेतृत्व करते हुए अपनी बेगमपुरा की अवधारणा का वह समाज रचते हैं। और इस समाजवाद में वह सबको समानता की नज़र से देखते हैं। सबको वह अन्न और पानी की व्यवस्था और समान भागीदारी के सवाल के साथ उपस्थित होते हैं। उनका पद है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इस पद से आप देखेंगे कि ना ब्राह्मणों के परंपरा से सद्गुरु रैदास जुड़ते हैं, ना बुद्ध की, ना महावीर की। श्रमशील जाति जो है वो अपनी अलग उसकी परंपरा है। विवाह संस्था उसके हैं, गृहस्थ परंपरा में उसके जो तत्व हैं, उन तत्वों के साथ, उन कार्य व्यवहारों के साथ वह उपस्थित होता है। आप देखेंगे सद्गुरु रैदास का जो समाज है, वह किन पीड़ाओं से गुजर रहा था। इस देश में चार चार की चौकड़ियों में विदेशी जातियां आई हैं और यहाँ की जनता को गुलाम बनाई हैं। वह अपने साथ अपने धर्म, दर्शन और भाषा के साथ भी आई हैं। अगर मुगल को ले लें तो मुगलों की अपनी भाषा थी, उर्दू और अरबी फारसी। उनके धर्म ग्रंथ के रूप में कुरान था। अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी और उनके बाइबिल थे। इसी तरह प्राचीन इतिहास में जो आर्य आए, उनकी अपने धर्म संस्कृत भाषा थी। संस्कृत के साथ उनके वेद, धर्म ग्रंथ थे। बुद्ध विदेशी आर्य थे। एक विदेशी आर्य क्षत्रिय जाति का मूल निवासी चमार से कैसे संबंध स्थापित हो सकता है? हमारे विद्वतगण ये किस तरह की भ्रांति समाज में फैला रहे हैं? यदि आपके समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, आपके विषय वाह की वस्तु यदि कोई ज्ञान और उसके उपागम हैं, तो आप उससे दूर हट जाइए। आप जिस चीज की विशेषज्ञता रखते हैं, उसी चीजों का विश्लेषण करें, उसी चीजों का अध्ययन करें, वही चीज समझाएं। जिन चीजों को आपको समझ नहीं है, उसके बारे में झूठ फैलाना और समाज को दिग्भ्रमित करना, यह ठीक नहीं है। सद्गुरु रैदास के बारे में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के विचार देख लिए जाएं, और उस छोटी पुस्तिका में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
मार्क्स के नज़रिए से हिंदी साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति आई, फ्रायड के नज़रिए से भी आई, लेकिन बुद्ध के नज़रिए से हिंदी साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति नहीं आई। परिणामतः इस आलोचना पद्धति से रैदास और कबीर को आंका ही नहीं गया। जब तक बुद्धिज्म के नज़रिए से हिंदी साहित्य को जांचने की आलोचना पद्धति नहीं आएगी, तब तक कबीर और रैदास वैष्णव बने रहेंगे। यह इनका मौलिक विचार नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर 2 दशक पहले पूरे हिंदी जगत को मथ चुके थे और वह वैचारिक और आलोचना पद्धति के नजरिए से ऐतिहासिक चुनौती विद्वानों के सामने प्रस्तुत कर सके थे। इस कड़ी में सदगुरु रैदास और कबीर पर उनकी श्रृंखलाबद्ध किताबें हैं। उन्होंने ब्राह्मण ही नहीं, विदेशी विद्वानों के द्वारा गढ़ी गई स्थापनाओं को चुनौती देकर उनका स्पष्टीकरण किया है, उनका खंडन किया है। और उनकी पुस्तक है दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। उसमें वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि आजीवक नजरिए से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। उसी को ये आधार बना के लिखते हैं कि अब बुद्ध के नजरिए से हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया जाए। ये देखिए वैचारिक चोरी कैसे की जाती है, ये प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के लेखन से ही स्पष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि बुद्ध के नजरिए से की आलोचना नहीं की जाएगी तो रैदास और कबीर वैष्णव के फोल्डर से बाहर नहीं निकलेंगे। इन्हें कौन समझाए, इन्हें अध्ययन के लिए कौन कहे? क्या इन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर धर्मवीर ने ब्राह्मण की सारी स्थापनाओं को खंडन किया है इतिहास और संदर्भ के साथ? यह उनका जिक्र नहीं लेते करते हैं अपनी किताब में। यह उनका ही नहीं, किसी भी दलित रचनाकार का जिक्र नहीं करते हैं जिन्होंने सदगुरु रैदास पे लेखन किया है। माता प्रसाद, कौल भारती, डॉक्टर यन सिंह, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, डॉक्टर सतनाम सिंह, ये लोग दलित साहित्य के स्तंभकार हैं। इन लोगों ने दलित साहित्य में अच्छा खासा लेखन किया है और इसी कड़ी में सदगुरु रैदास पे भी इनकी अपनी स्वतंत्र किताबें हैं। तो फिर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रांगे राघव और अन्य राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती का जिक्र करते हैं। क्या वो उनके नजरिए से अध्ययन किए हैं? क्या डॉक्टर प्रसाद के बिना सदगुरु रैदास और उनकी चिंतन परंपरा, उनकी सामाजिक परंपरा, उनकी धार्मिक परंपरा अधूरी रह जाएगी? गंभीर है और सोचने की जरूरत है। हमारे लोग उनके जाल में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो बुद्ध के सहारे अपना वैचारिक खौफ पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि वह झूठ का ही सहारा लेते हैं। झूठ कह रहे हैं अगली लाइन में कि वाकई संत रैदास उत्तर बुद्धिज्म परंपरा के ही कवि गुरु थे। बताइए, अभी हम रैदास की परंपरा और बुद्ध की परंपरा पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भूरीलाल जी द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का वाचन करेंगे। वहां से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संदर्भ से प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, मैं इनकी स्थापनाओं को पहले पढ़ दे रहा हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद इन पे हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जैसा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि मंत्रयान से ही तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। तांत्रिक बौद्ध धर्म को ही शासित शाक्त भी कहा जाता है। इसी शासित संप्रदाय के अनुयायी रैदास के माता पिता थे। अनंत दास ने परिचय में उल्लेख किया है कि रैदास के माता पिता शासित थे। शासित के घर जन्म में आई, जात चमार पिता अरुमाई। ये देखिए भोजपुरी ट्यून के साथ किस तरह फर्जी ये जो पद दे रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, इसका संदर्भ नहीं है। वो अनंत की परचयी, रैदास परचयी के किस पृष्ठ से लिया गया है उसके भी संदर्भ नहीं दे रहे हैं। ये अपने मन से गढ़ रहे हैं। यही प्रक्षिप्त है, यही किंवदंती है। आगे वो राहुल साकृत्यायन के संदर्भ से कह रहे हैं कि रैदास कबीर को सिद्ध उन्होंने कहा है और धर्मवीर भारती ने रैदास की वाणी को वज्रयान से जोड़ा है। यह कला कैसी है, यह कला इन्होंने स्वीकृति कैसे ली है? ये खुद कहते हैं किंवदंती के बारे में, किंवदंतियां चुपचाप अपना प्रभाव छोड़ती रहती हैं और समय के बाद वे सामान्य जन की चेतना का हिस्सा हो जाती हैं। तो कहने का यथार्थ ये है कि राजेंद्र प्रसाद जी यह किंवदंती ही कह रहे हैं, यह प्रक्षिप्त ही गढ़ रहे हैं, झूठ।
वो जानते हैं कि हम झूठ ऐसे गढ़ देंगे, तो बाद में यह झूठ ही सच साबित हो जाएगा और रैदास और कबीर बुद्ध की परंपरा से जोड़ लिए जाएंगे। यह एक गलत धारणा है। यदि शाक्त संप्रदाय इतना प्यारा है और बुद्ध की परंपरा इन्हें प्यारी है, तो अब प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अपने माता पिता को शाक्त की परंपरा से जोड़ सकते हैं, क्यों वो सदगुरु रैदास के माता पिता को शाक्त की परंपरा से जोड़ रहे हैं? आप जानते हैं कि शाक्त की परंपरा क्या है? शाक्त की परंपरा और जो तंत्रायण और मंत्रायण सिद्धायन क्या है, वो इतनी घटिया चिंतन प्रणाली है जिसमें गुफाओं में यौन दासियों के साथ जटिल सेक्स मुद्राओं से साधनाएं की जाती थी। और वो स्त्रियां कौन थी? डोम्भी चांडालन। ये डोम्भी चांडालन किस समाज की स्त्रियां हैं? क्योंकि जितना ब्राह्मणों ने शोषण किया है उतना बौद्धों ने भी किया है। ये इसके विकृत स्वरूप का उदाहरण आपको प्राचीन सिद्ध साहित्य में मिल जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर धर्मवीर कड़ी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि किंवदंती सारे झूठों की माँ है और सारे झूठों की पिता है। लेकिन समाज चिंतन के नाम पे यह गलत चीजें परोसी जा रही हैं। महात्मा रामचंद्र कुरील किताब लिखे हैं, उनका भी जिक्र नहीं करते हैं। धर्मवीर सदगुरु रैदास की वाणी की भूमिका में लिखते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से रैदास के साथ 3 अपराध हुए हैं। पहले अपराध में उनके जीवन वृत्त को किंवदंतियों से भर दिया है, दूसरे अपराध में उनकी वाणी को नष्ट किया गया है और तीसरे अपराध में जो कुछ वाणी शेष बच गई थी उन्हें प्रक्षिप्त कर दिया गया है। तो आधुनिक समय में जो बड़े प्रक्षिप्तकार और के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, वह वही काम कर रहे हैं जो काम ब्राह्मणों ने किया था। यह जैसे लगता है कि अपने आकाओं के कहने पे एक योजना के तहत काम कर रहे हैं, जबकि चमारों से इनका कुछ लेना देना नहीं है। चमारों की अपनी स्वतंत्र परंपरा है, उनका स्वतंत्र अध्ययन है, उनके अपने स्वतंत्र लेखक हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस समाज और जाति से प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, वो अपनी जाति का इतिहास खोजें, उनकी परंपरा खोजें और उनके धार्मिक इतिहास को खोजें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो माना जाएगा कि वो समाज के साथ छल कर रहे हैं, वो अपने आप से छल कर रहे हैं। बुद्ध और रैदास क्यों अलग हैं, उनकी परंपराएं कैसे अलग हैं, यह प्रोफेसर भूरेलाल सर के लेखन से स्पष्ट हो जाएगा। उसको हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर भूरेलाल सर कहते हैं कि संत आंदोलन वैदिक बौद्ध या वैष्णव पौराणिक परंपरा का आंदोलन नहीं, बल्कि महान आजीवक परंपरा का आंदोलन था। संत आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के समानांतर एक वैकल्पिक धर्म और अध्यात्म का दर्शन रचा। इतना ही नहीं, बल्कि विश्व के धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के इतिहास में नया और मौलिक योगदान उसने किया। संत आंदोलन के सदगुरु रैदास और कबीर की जोड़ी ने संयुक्त मोर्चे की तरह कार्य किया और बेगमपुरा के रूप में वैकल्पिक समाज के सौंदर्य की अवधारणा रखी। मध्यकालीन सत्ता संघर्ष में सशक्त हस्ताक्षर कर वे एक कल्याणकारी और लोकतांत्रिक राज्य की परिकल्पना करी। संत आंदोलन ने प्रेम, श्रम और अध्यात्म पर आधारित साहित्य कला के क्षेत्र में एक नए सौंदर्य शास्त्र की रचना की। संस्कृत के बजाय जन भाषा में साहित्य रचकर जन भाषा को साहित्यिक प्रतिष्ठा की ऊंचाई इन दोनों ने दी। आप उनके साहित्य के अवदान को जब पढ़ेंगे, उनके पदों को पढ़ेंगे, तब देखेंगे उनकी भाषा कितनी शानदार है, कितनी लयता के साथ बहती है, उसकी में कितनी आध्यात्मिक गहराई है, चिंतन की जो प्रखरता उसमें है वो उभर के सामने आती है। आप देखेंगे प्रेम, सदाचार, विवाह, श्रम, इसकी महत्ता वो कितनी ही सलीके के साथ गाते हैं। यह आपको किसी अन्य परंपरा में, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य के परंपरा में देखने को नहीं मिलता। यही वह बिंदु है जहां से सदगुरु रैदास और कबीर की अपनी परंपरा अलग नजर आती है और वह आजीवक से जुड़ जाते हैं। संत आंदोलन की परंपरा में 19वीं सदी में स्वामी अच्युतानंद हरिहर और बाबू मंगूराम मोंगवालिया के अखिल भारतीय आदि धर्मी आंदोलन को जन्म दिया। यह एक ऐतिहासिक और श्रृंखलाबद्ध कड़ियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पारिवारिक कबीरपंथी परंपरा को त्याग कर पराई क्षत्रिय बौद्ध परंपरा में गए। हम अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फिर उस मूल
परंपरा में वापस ले आएंगे। संत आंदोलन की परंपरा आज भी अछूत और है और आगे भी रहेगी। अब हम प्रसाद की स्थापनाओं का खंडन इन आगे के लाइनों से हो जाता है, जिसमें वो बुद्ध से रैदास को जोड़ते हैं। रैदास भारतीय हैं तो बुद्ध विदेशी क्षत्रिय हैं। रैदास गृहस्थ हैं तो बुद्ध सन्यासी सन्यासी हैं। रैदास कमा कर खाते हैं तो बुद्ध भीख मांग कर। रैदास घर और परिवार के बीच रहते हुए दर्शन और अध्यात्म की ऊंचाई छूते हैं तो बुद्ध घर परिवार और संसार से पलायन कर जाते हैं। रैदास हर तरह के शोषण और दमन के खिलाफ तथा मनुष्य मात्र की समानता और उसके आदर्श समाज के रूप में बेगम पूरा प्रस्तावित करते हैं तो बुद्ध पुनर्जन्म का अंधविश्वास फैलाते हुए शून्यवाद का जंजाल खड़ा करते हैं। रैदास वर्ण जाति भेद के विरुद्ध मानव मात्र की बराबरी के पक्षधर हैं तो बुद्ध वर्ण व्यवस्था के जाति वर्ण जाति भेद और छुआछूत को खत्म करने के कोई काम नहीं किया, बल्कि पहले की तरह चलने दिया। रैदास दलित कौम में पैदा हुए थे तो बुद्ध राजा की संतान थे। रैदास नियतिवाद के आजीवक परंपरा के दार्शनिक हैं तो बुद्ध उपनिषदों की परंपरा के दार्शनिक हैं, जिसका वैदिक परंपरा से कोई खास वैचारिक विरोध नहीं है। बुद्ध महावीर और शंकराचार्य के धार्मिक और दार्शनिक चिंतन में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। रैदास और बुद्ध के दर्शन में वही अंतर है जो एक जनता और राजा के दर्शन में, एक गृहस्थ और सन्यासी के दर्शन में, एक स्वदेशी भारतीय और विदेशी आर्य क्षत्रिय के दर्शन में, एक गरीब, एक अमीर तथा एक शोषित और एक शोषक वर्ग के दमन में, और एक गुलाम के समाज के और एक आजाद समाज के दर्शन में अंतर होता है। रैदास अपनी दासता के बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहे थे तो बुद्ध आजीवक धर्म और दर्शन की परंपरा और उसके आंदोलन को रोकने के लिए साजिश कर रहे थे। रैदास निम्न वर्णों के जीवन में नवजागरण एनलाइटमेंट लाकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे थे। रैदास आदर्श समाज बेगमपुरा के लिए लड़ रहे थे, वह परिवर्तन के पक्षधर हैं तो बुद्ध गुलाम किसान मजदूर दलित स्त्री को गुमराह करके यथास्थितिवाद व्यवस्था को ही मजबूत कर रहे थे। उनका युग घोर अंधकार का युग था। अब चीजें सब नीर छीर हो गई होंगी। आप जानते होंगे कि बुद्ध क्या थे और उनके जीवन को आप देख सकते हैं कि सद्गुरु रैदास विवाह करते हैं, संतान पैदा करते हैं, अपने पेट पालने के लिए श्रम करते हैं और घर को ही मजबूत करते हैं, समाज को मजबूत करते हैं। बुद्ध गृह त्याग करते हैं, विवाह के विरोध में बात करते हैं, जन्म के विरोध में अपना दर्शन खड़ा करते हैं और पेट पालने के लिए भिक्षाटन की परंपरा का सूत्रपात करते हैं। आशा है इस वीडियो से आप लोगों को सद्गुरु रैदास के जीवन और उनके चिंतन के संदर्भ में चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रक्षिप्तकारों और झूठ बोलने वाले विद्वानों से आप लोग दूरी बना के रखेंगे।